ये चैप्टर 8 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। यह चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये आपके 5 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट है, जिसमें मानव में सामान्य रोग, प्रतिरक्षा, एड्स, कैंसर, ड्रग और एल्कोहल का कुप्रभाव। ठीक है, ये है। तो अब इसमें से देखा जाए तो मानव में सामान्य रोग, प्रश्न आता है आनुवंशिक विकार। इसमें हमने बताया आप लोगों को कि आनुवंशिक विकार के अंतर्गत जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी संतत चलने वाली प्रक्रियाएं को हम जो है आनुवंशिकता कहते हैं। उन्हीं आनुवंशिकता में जैसे माता पिता का जो लक्षण है वह अगली पीढ़ी में आता है। ठीक है, तो अगली पीढ़ी में आने वाली संतानों में आता है। तो ये कहा जाता है, जैसे मेंडल के हमने नियम पढ़े, एक समीकरण, एक संकर जात, द्विसंकर जात, त्रिसंकर जात, मतलब उनके 3 नियम थे मेंडल के, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र आव्यूह, जिसमें यह देखा गया कि छोटे पौधे तो स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, उसी आधार से आनुवंशिकता में यह जो है प्रकट होता है कि जैसे छोटा पौधा है तो आने वाली संतान छोटे ही पौधे पैदा होंगे। जैसे मटर को उन्होंने प्रयोग किया था तो लाल फूल वाले ही पैदा हुए, सफेद फूल वाले तो सफेद फूल वाले ही पैदा हुए। उसी तरह से गुलाबी वाले आए तो गुलाबी वाले ही रहे। लेकिन कुछ ऐसा भी परिवर्तन हो जाता है उसमें जो अकस्मात परिवर्तन होता है। जैसे सफेद में सारे पौधे सफेद है लेकिन उसमें एक लाल दिखाई देता है, ठीक, एक जो है नारंगी दिखाई देता है। तो कहने का अर्थ यही साबित हुआ कि मानव में सामान्य रोग आनुवंशिक विकार पर भी आधारित होता है, माने वंशज पर भी आधारित होता है। तो वंशज के आधार से लामार्कवाद ने जो दिया था नियम, उसी के आधार से पीढ़ी में कुछ परिवर्तन आते हैं, तो उसी आधार से आनुवंशिक विकार माना जाता है। दूसरा है संक्रमण। देखें, संक्रमण में देखा गया है प्राकृतिक संक्रमण होता है, भौतिक संक्रमण होता है, रासायनिक संक्रमण होता है। जैसे में देखा जाए, यह कहा जाता है कि गर्भवती महिला का एक्सरे न कराया जाए, सोनोग्राफी न कराया जाए। क्यों? यही कहा जाता है कि आने वाले समय में जो कीड़े आती हैं, अल्फा बीटा गामा, तीनों कीड़े जो आती हैं शरीर पर, वह शरीर पर जो है आंतरिक भाग में पलते हुए बच्चे पर एक दिशा में जो है आकर्षित होती हैं। तो यही कहा जाता है कि पैदा होने के बाद लक्षण आ गए, है ना, काले लक्षण आ जाते हैं, गोरे लक्षण आ जाते हैं, या सफेद लक्षण आ जाते हैं, या किसी का बच्चा पैदा होता है आंखें अंधी हो जाती हैं। क्यों? इसीलिए तो ये कहा जाता है कि संक्रमण, तो संक्रमण में यह आदेश दिया जाता है कि कुछ भौतिक संक्रमण होते हैं, कुछ रासायनिक संक्रमण होते हैं, कुछ कीड़े द्वारा होता है। जैसे में देखा जाए, भौतिक में दाद नहीं हुई है हमारे पास, है ना, लेकिन अचानक खुजली हो जाती है। क्यों? गंदे पानी है, गंदे घासें हैं, अन्य पदार्थ जैसे प्राकृतिक द्वारा है जो लग जाते हैं, वो एक्जिमा, आपके खुजलियां आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक में आता है, भौतिकवाद में। रासायनिकवाद में देखा गया है कुछ कीड़े हैं, सोनोग्राफी कराया, एक्सरे कराया, फोटो खिंचवाया अपना, तो वो कीड़े जो अल्फा बीटा गामा आती हैं वो आंतरिक शरीर को विभेदित करती हैं और विभेदित करके हमारे चेहरों को, हमारे बॉडी को अदम वैसा ही फोटो को आकर्षित करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कीड़े हमारे प्रत्येक अंग को विभेदित करती है। तो इसी आधार से यह देखा गया है आनुवंशिक विकार और संक्रमण में भी कुछ ऐसे संक्रमण हो जाते हैं, कुछ ऐसे संक्रमण हो जाते हैं प्राकृतिक द्वारा। प्राकृतिक संक्रमण में आपके कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ जो है मानव संक्रमण भी हो जाते हैं। जैसे हमने रास्ते पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव एक चला गया, है ना, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई अंग दूषित हो गया, तो ये जो है संक्रमण का कारण बनता है। तो संक्रमण में देखा गया विभिन्न प्रकार का संक्रमण होता है। जीवन शैली, हाँ,
कुछ ऐसे भी सामान्य रोग में आते हैं जो जीवन शैली के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने खान पान कर रहे हैं, तो खान पान में संस्कृति और सभ्यता दोनों का आधारित होता है। जैसे हम किसी गांजा दारू शराब वाले के साथ हैं, उनके साथ एक दिन नहीं पिएंगे, 2 दिन नहीं पिएंगे, 3 दिन नहीं पिएंगे, लेकिन नरसों परसों में पीना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये जीवन शैली है ना, उसके खान पान चाल चलन उसका व्यवहार जैसा रहेगा वो ऐसा हम भी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रियाएं हम भी अपना लेंगे। तो इस तरह से जीवन शैलियां में पीढ़ी दर पीढ़ी निर्माण में देखा गया कि जैसे हमारे घर के माता पिता हमारे अच्छे हैं तो उनका अच्छा संस्कार होगा, और अच्छे संस्कार में आने वाली संतानें भी अच्छे संस्कार में जाएंगी। जैसे एक गांव के देखा जाए, एक डॉक्टर को देखा जाए, एक वकील को देखा जाए, एक इंजीनियर को देखा जाए, तो सबका संस्कार अलग अलग है। उनके बाल बच्चे अलग पढ़ते हैं, उनका संस्कार अलग है, रहन सहन उनके बच्चे का क्रियाकलाप सारी चीजें अलग अलग हैं। आइए एक गांव देहात में रहने वाला है ना, रोज मछली लगाने वाला, रोज इनसे उनसे झगड़ा करने वाला, ऐसा होता है, तो उसका संस्कार। एक रोज दारू पीकर रोड पर चलने वाला व्यक्ति है, उनके बाल बच्चे भी वैसे ही होंगे, ठीक। जन्मजात से ही गांजा पीना शुरू कर देते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं। तो जैसा संस्कार होगा जीवन शैली के आधार से मानव में सामान्य रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह मानव में सामान्य रोग का विभेदित होता है। दूसरा प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? हमारे ही शरीर में हमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत से सारे तत्व हैं जो दूसरों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है, वो हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे में आप लोग भी बोल सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अब ऐसे प्रतिरक्षा में देखा गया, प्रतिरक्षा हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, हमारी शरीर की समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, दृढ़ता प्रदान करने के लिए जो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है वह हमें प्रतिरक्षा कहलाती है। जैसे में आप लोग कोशिकाएं पढ़ चुके हैं, सेल कोशिकाएं, तो उसी में देखा जाए प्रतिरक्षा के अंतर्गत इनके 2 भाग हैं। नंबर 1 सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा देखिए, चाहे मानव हो, चाहे पादप हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, सबके अंदर कैपेसिटी होती है किसकी? प्रतिरक्षा की। और वह हमारे शरीर में जितने पौष्टिक अम्ल हैं, जैसे लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, प्रोटीन है, और आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं, ये सारे तत्व क्या करते हैं? बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये जो है प्रतिरक्षा, माने हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे ही शरीर में ये होते हैं। तो इनके भाग होते हैं शरीर शोधक, शरीर रोधक। अब शरीर रोधक में देखें, बहुत से हैं। अभी आपने कोरोना का चल रहा है कार्यकाल, है ना, तो कोरोना में हमारी गवर्नमेंट, हमारी बुकें, हमारा पूरा मतलब मंडल क्या निर्देश दे रहा है कि सभी लोग भैया मास्क लगा के करें, है ना, हाथ साबुन से धो। ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कि जो प्रतिरक्षा माने जो वायरस है बाहरी, वो हमें संक्रमित न कर दे, या किसी को रखा हुआ है, किसी के कोरोना है, वह आपके सामने छींक दे, आपको टच कर दे, तो क्या होगा? वायरस हमें भी ग्रसित कर लेगा ना। तो ऐसे के लिए शरीर रोधक, माने हमारे शरीर में कैपेसिटी है लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी जब हमारी शरीर की कैपेसिटी कम होगी तो वह हमें आकर्षित करेंगे, हमें संक्रमित करेंगे। ऐसे अवस्था में शारीरिक रोधक क्षमता सबके पास होती है। एक पादप है, देख लीजिए, गेहूं ने बो दिया गया, गेहूं कितने महीने जमीन पर रहेगा भाई बोलो? 3-4 महीने रहेगा ना। 3-4 महीने में गेहूं तैयार होगा, है ना।
तो जब 3-4 महीने में यह तैयार होगा तो अब उसके सामने कितनी समस्याएं हैं? धूप है, घाम है, लू है, पानी है, आंधी है, तूफान है, सारी चीजें ना। तो सारी चीजों को सहते हुए अपनी वृद्धि को बनाए रखेगा और आने वाले समय में वह फल कर दिखाएगा, अपनी जैसी संतान पैदा करके दिखाएगा। तो कहने का अर्थ है कि शरीर रोधक क्षमता उसमें भी होगी। अभी ज्यादा से ज्यादा पानी दे दिया जाए तो गेहूं पीला हो जाता है ना। लेकिन वह संघर्ष करता है किससे? प्रकृति से। अपनी जैसी हर्ष पुष्ट क्षमता लाने के लिए वो संघर्ष करता है प्रकृति से कि हम वैसा ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से शारीरिक रोधक क्षमता सब में होती है, सभी वनस्पति होती है। दूसरा है कायिकी रोध। कायिकी रोधक, देखिए कायिकी रोधक पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कायिकी रोधक वंशज, कुछ वंशजें आती हैं। जैसे वंशज में देखा जाए गेहूं बोया गया तो गेहूं होगा, यह नहीं कि चना फल जाएगा, है ना। तो कायिकी का मतलब जन्मजात, जो जन्मजात में रहेगा। लतरी है तो चना नहीं फरेगा बोने पर, तो लतरिया ही पैदा होगी। तो कायिकी परिवर्तन का अर्थ यही होता है। ठीक है, इसके बाद है साइकोटिक। तीसरा पॉइंट साइकोटिक। साइकोटिक में आपका जितने तत्व होते हैं प्रकृति से लड़ने के लिए, प्रकृति से क्षमता बनाए रखते हैं, ये सारे जो है प्रकृति से संघर्ष करते रहते हैं। किसके लिए? रक्षा के लिए, अपने। तो इस तरह से प्रतिरक्षा में हमारे पास विभिन्न प्रकार के अम्ल हैं। जैसे हमारे हार्मोन्स है, बुखार आता है, उसे सुदृढ़ करने के लिए हम औषधियां लेते हैं। इसी में देखा जाए सक्रिय, प्रश्न आता है अगली हेडिंग सक्रिय, आवलिक निष्क्रिय, है ना। अब सक्रिय निष्क्रिय में क्या है भैया? हम हर्षपुष्ट है, सक्रिय है, स्टैंड है ना। और निष्क्रिय में कब? जब निष्क्रिय कब होते हैं? जैसे हमको बुखार लग जाए, सर्दी लग जाए, तो हमारी कोशिकाएं जो मरती हैं, हमको दुखित कर देती हैं, हमारे पास बुखार आ जाता है, हम परेशान जाते हैं। तो हमारी कोशिकाओं को जगाने के लिए क्या हम लेते हैं? दवा लेते हैं, औषधियां लेते हैं। और उसी औषधियां में एक इंजेक्शन डॉक्टर भोंक देता है, हमारे सारे शरीर के कीटाणु टाइट हो जाते हैं और जो बाहर से घुसे रहते हैं उनको मार भगाता है। तो हम ये कहते हैं कि हमने दवा तो लिया, हमने ठीक हो गया। ठीक है, तो यही कहा जाता है सक्रिय और निष्क्रिय। निष्क्रिय में निष्क्रिय हो जाते हैं और उन्हें सक्रिय करने के लिए औषधियां का सहारा लेते हैं। इस तरह से यह प्रश्न है सक्रिय और निष्क्रिय का। अगला है टीकाकरण। टीकाकरण, भाई देखिए यह शब्द ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं टीकाकरण, है ना, सुई लेना। ठीक, कोई गंभीर बीमारी हो, हल्की बीमारी हो या किसी तरह की भी बीमारी हो, तो ऐसे में हम जो है टीकाकरण लेते हैं। टीकाकरण से देखें औषधियां जो लेती हैं तो धीरे धीरे कार्य करती हैं। टीकाकरण जो होता है तत्काल सुविधा पहुंचाना, है ना। जैसे अभी पेट दर्द हो गया तो औषधियां खाएंगे तो 4 घंटे 5 घंटे में वो पिघलेगी, तब हमें आराम मिलेगा। और टीकाकरण जो है तुरंत, है ना, तुरंत। ये टीकाकरण में ऐसे वायरस होते हैं जो तुरंत अटैक करते हैं और अटैक करके हमें जो है खड़े करते हैं। इस तरह से ये टीकाकरण है। इसके बाद आता है एलर्जी। इसके बाद आता है एलर्जी आपका। देखिए भाई, एलर्जी में देखिए 100% के बाद प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। देखें
एलर्जी, एलर्जी आप लोग जानते हैं, जैसे एलर्जी कहा जाता है गाजर की पतई अपने शरीर पर सहला लो, ठीक है ना। धान गेहूं वगैरह का किसी का पतई सहला लो पूरे शरीर पर, किससे एलर्जी होगी? गाजर के, गाजर से। गाजर की पत्ती अगर शरीर पर सहला ली तो खुजली हो जाएगी अवश्य। दवा से भी एलर्जी होती है। आप दवा से भी एलर्जी होती है, या कोई भी तत्व ऐसा खा लीजिए उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो वह एलर्जी जो है शरीर के दोनों भाग में होती है, मतलब बाहरी और आंतरिक, ठीक है ना। बाहरी भाग में होती तो आंख से हम देख लेते हैं, और आंतरिक भाग में होती है तो क्या करते हैं भाई, नहीं देख पाते हैं। लेकिन प्रकट होता है, और जब प्रकट होता है तो उसका हम इलाज, ठीक है। इस तरह से है 100% में कुछ स्वतः हो जाता है, जैसे हमने खाया पिया आराम से सो गया बिस्तर पर, सुबह उठा पता चला कि हम शौच करते करते परेशान है, या पेट में दर्द होने लगा, या सांसें बढ़ने लगी, है ना। ये रोग है जो स्वतः होते हैं, अपने आप होते हैं। इसके बाद प्रतिरोधक तंत्र, हाँ भाई हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के इंजन है, विभिन्न प्रकार के अंग। कौन कौन से अंग है? इन्हीं 5 अंगों का नाम बताइए आप लोग, आंतरिक भागों का। भाई कोई बताओ, हमारे शरीर के 5 आंतरिक अंगों का नाम बताओ। अरे भाई 5 का नाम बताओ। बाहरी नहीं, आंतरिक की बात। हाँ, यकृत जिसे कहते हैं, किडनी है, अमाशय है, गुर्दा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये क्या है? ये आंतरिक भाग है। यकृत है, हृदय है, फुफ्फुस फेफड़ा है, ये क्या है? आंतरिक भाग है ना। तो ये आंतरिक भाग भी हमारे रक्षा करते हैं। अभी देख लीजिए, हम कहते हैं कि नाक में पानी पी लो, मुंह से रोज पानी पी लो, एक दिन नाक से पानी पी के दिखाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारी नाक ही खुद उसको रोक देगी, नहीं भैया हम पानी नहीं पीते हैं, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कहेगा कि नहीं है। अब मुख से अगर पानी पिएंगे तो कहेगा मुख हाँ हम पानी पी लेंगे। सांस भी थोड़ा सा ले लेगा, लेकिन उतना सांस नहीं लेगा कि नाक मुंह निकल खाली मुंह से सांस ले, तो ये गला पूरा सूख जाएगा, थूक भी नहीं जाएगा, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, है ना, परेशान हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे शरीर में फेफड़ा है जो शीत घाम को रोकता है। वायु में विभिन्न प्रकार के अम्ल जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वायरस, जीवाणु, कवक, फंजाई जो है वायु से भी जाते हैं नाक के माध्यम से। तो उनको जो है मारने के लिए हमारा फेफड़ा काफी है। फेफड़ा जो ऑक्सीजन जाती है, फेफड़ा क्या करता है? फिल्टर करता है ना, छानता है उसे ऑक्सीजन को, और रुधिर को भी छानता है। तो जो ऑक्सीजन हमारे नाभि से जाती है आमाशय में, उसको छान करके शुद्ध रुधिर जो है अंगों तक पहुंचाता है, और इस अंगों तक सारे को पहुंचाता है। कभी कभी ये देखते हो कि रात में सोने पर हम सो गए एक ही कर रहे थे, तो सुबह उठते तो हाथ नहीं उठता है, दुखने लगता। आखिर क्यों ऐसा? यही कारण है कि जो फेफड़ा है जो रक्त को भेजता है, ये हमारे नसों में सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, दबी रह जाती है नसें। तो इसलिए सर्कुलेशन कमी से प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको प्रेरित करता है। तो यही कहा जाता है, देखिए हमारे भी मुख से भोजन करते हैं, भोजन में भी विभिन्न प्रकार के वायरस जाते हैं आमाशय में, है ना, और आमाशय में जाते हैं और आमाशय के आंतरिक भागों को जो है डैमेज करते हैं। लेकिन नहीं, यकृत का नाम सुने होंगे, कितना हम भोजन खाते हैं, यकृत जरा सा मात्रा उसमें आके छारी करता है, तब हमारा भोजन पचता है। कभी कभी आप देखे हैं खड़े चने बच्चे निकल जाते हैं तो खड़े ही चने फेंकते हैं, है ना, तो क्यों नहीं वो पच कर निकले? हम ही अगर खड़ा खा लें तो खड़ा ही निकलता, क्यों नहीं उसको पचा देते? लेकिन नहीं, हमारा जो है यकृत उसको छारी नहीं कर पाता, लेकिन छारी करके शुद्ध बना देता है। मतलब उसके साथ जितने वायरस जाते हैं उनको तो
मार गिराता है। ठीक है, अब उसको नहीं टूटने लायक होता, उसको ऐसे ही निकाल देता है। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ये होते। इसके बाद अगला है एड्स। अगला है एड्स। भाई कारण बताइए, क्या कारण है, और उसके बाद रोकथाम बताइए। रोकथाम हेमनो क्या कहते हैं एड्स को, बताइए भाई, नाम तो बताइए। क्या इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? HIV और एडनोटाइफास्फेट क्या कहते हैं, ये इसका नाम है एड्स। अब एड्स होता कैसा है, एड्स में कारण क्या है, इसको तो जानेंगे आप लोग। देखिए एड्स जिस व्यक्ति को हो जाता है उसमें हमारे पास शरीर में लाल रक्त कणिकाएं टूटने लगती है, मानी खत्म होने लगती है, हाथ से होने लगती है, और जितनी कोशिकाएं लाल रुधिर होता है जितना, वो लाल रुधिर धीरे 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 खत्म हो जाता है और जल बन जाता है। ठीक, जल बन जाता है, जल, हाँ, यूरिया के माध्यम से हमसे बाहर पड़ते हैं, और हमारी शरीर मांसपेशियां सारी जो हरी भरी मांसपेशियां सूखने लगती हैं। ये एड्स में यही है। ठीक, अब इसका होने का कारण कैसे होता है ना, सीधी सी बात, यौन संबंध से, अवैध यौन संबंध, या मतलब अनुरक्षित महिला से संपर्क में। अन्य कारण भी है, सुई से, नोटों से, है ना, नोटों से भी होता है, सुई से भी होता है, मानव संक्रमण से भी होता है। ठीक है, ये जो है एड्स के कारण है, माने उत्पन्न होने का। ठीक, जैसे देखते हैं बहुत से मुर्गा मारने वाले, बकरे काटने वाले सारे जो होते हैं, नोट को लेते हैं और वही पलट लगा हुआ नोट को गिनते हैं, नोट को हम भी लेते हैं, हम भी थोक लगाकर उस नोट को गिनते हैं। ठीक है ना, एड्स हो गया। और संबंध, अवैध संबंध, जैसे विभिन्न प्रकार की महिलाएं हैं, 10 जगह खाने वाली हैं, उनके साथ खाना खा लिया, ठीक, तो हो गया। पहला तो फर्स्ट नंबर पे ही माना गया है। ठीक, तो इस तरह से यह जो है एड्स होता है, और इसका कारण यही सब है। ठीक, नोटों से है, बाल बनाने वाला नाव है, ये कहीं ब्लेड से 15 लोगों को छीन देता है ना, उसके ब्लड लगे हुए हैं एड्स वाले व्यक्ति को, आपके साथ भी ब्लड वही टच हो जाएंगे, एड्स हो गया। सुई है, डॉक्टर है, अब तो ये हो गया है कि एक डॉक्टर एक को सुई लगाता है, वो सुई फेंक देता। लेकिन पहले क्या था, गर्म पानी रखते थे, पिचकारी मारे, सुई लगाए, दवा लौट के डाल दिए उनको, फिर उनसे पानी लाए, फिर उनको डाल दिए, है ना। तो इस तरह से ये कारण है। लेकिन जब से यह रोग आया तब से ये सारी प्रक्रियाएं चेंज हो गई। अब कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है, अब कोई नाऊ ऐसा नहीं करता है ना। इसकी सर दवाई भी नहीं बनी है ना, दवाई नहीं बनी है, लेकिन हो जाता है, इलाज आ चुका है, कुछ इलाज आ चुका है, दवाई तो नहीं बनी। ठीक है, तो इस तरह से यह रोग का, अब इनका रोकथाम कैसे करेंगे भाई, बेसिक चीज है, और बेसिक चीज लिखना है आपको, है बेसिक चीज लिखकर आप परीक्षा पास करेंगे। किताब में कोई थोड़ा जरूरी है कि किताब का ही पूरा लिखेंगे तो पास होंगे, नहीं, आपकी कार्य क्षमता देखी जाती है। शिक्षा भवन में एग्जामिनर आपकी कार्य क्षमता देखता है कि आप कितना कह सकते हैं, इस हेडिंग पर कितना कारण दे सकते हैं, कितना डिस्कस कर सकते हैं, यही देखी जाती है क्वालिटी। ठीक है, ये नहीं कि किताब में जितना लिखा है वह लिखा तब पास हो, नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। अब देखें, रोकथाम में आत्मसंयम करें, ठीक है ना, यौन संबंध में आत्मसंयम करें, ठीक, आत्मसंयम से उसका निदान करें।
मतलब सर जी आत्मसंयम का मतलब जैसे ट्रक ड्राइवर है, बीवी घर पर है, ट्रक ड्राइवर घर कर रहा है, कहीं लखनऊ गया, कहीं गोरखपुर गया, और उसको मैडम से संपर्क करना है, तो रोड पर घूमने वाली मैडम के साथ संबंध बना लिया, वहां कर लिया, होटल में चला गया, वहां लॉज में चला गया, आत्मसंयम विश्वास है। ठीक। दूसरा है रोकथाम में आत्मसंयम पाला है। इसके बाद पारदर्शिता, ठीक, जैसे साफ सफाई, साफ सफाई जो है पारदर्शिता, पारदर्शिता कीजिए, साफ सफाई कीजिए, समय मतलब वैसा रहिए। और तीसरा है आस्थान, ठीक। चौथा है आस्थान में क्या होता है, आस्थान में जैसे कुछ ऐसे हैं कि भोजन सही स्थान पर देना चाहिए, प्रजनन सही स्थान पर करना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि जंगल झाड़ी में कर दो, ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये कहने का अर्थ है कि पारदर्शिता होना चाहिए, संयम स्थान होना चाहिए, और इसके साथ साथ हाथ, नाक, कान, मुंह, शरीर की सफाई जो है करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है शौच कर कर आ रहे हैं, हाथ धोए नहीं, खाना तो बैठ गए, है ना, ये सारी कमियां हैं। इस तरह से ये रोग को जो है इस तरह से रोकथाम लगाया जा सकता है, ठीक। तो ये रहा। इसके बाद आता है कैंसर। कैंसर, भाई कैंसर क्या है, रोग है, दो प्रकार का होता है, हाँ, और एक तो ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड, और दूसरा हो गया कैंसर। दूसरा क्या कहते हो, क्या नाम है उसका, गोल जो होता है उसका अंदर भागों में वो उसका ट्यूमर, ट्यूमर, हाँ, को बोलते हैं, बाकी को बोलते हैं, वो भी अंदर बाहर कैंसर, ठीक है ना। इस तरह देखें तो होता है और ये आंतरिक में भागों में, जैसे आंतरिक भागों में आमाशय में हो गया, किसी तरफ फोड़ा हो गया, हाँ, ये ट्यूमर का तो ऑपरेशन से निकाला जाता है। और ब्लड कैंसर भी, ब्लड कैंसर का भी इलाज है आशवन विधि, आशवन विधि से इसका इलाज किया जाता है ब्लड कैंसर का। जैसे एक तरफ रुधिर मानव के शरीर में डाला जाता है और दूसरे तरफ से रुधिर निकाला जाता है, ठीक है ना, हाँ, खून चेंज किया, सीधी सी बात है, खून चेंज करना रोज का रोज। तो यह जो है दोनों रोग होता है, ट्यूमर में यह जो है खून चेंज नहीं होता, ट्यूमर उसको जड़ से काट कर निकाला जाता है, तो यही कैंसर होता है, ठीक है। इनका निदान क्या है भाई, निदान क्या है, इसका अस्थायी इलाज है ऑपरेशन। अब ब्लड कैंसर का अस्थायी इलाज कोई है ही नहीं है, अस्थायी इलाज वही ब्लड को चेंज कराते रहिए, जब तक जिलाना है तब तक कराते रहिए। सर जी ब्लड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ए बी ओ, सर जी मतलब लाल, सर जी 4 प्रकार का, एक सर जी ए बी फिर ओ, 4 प्रकार, 4 प्रकार का, तो वर्ग है, वो वर्ग है, ब्लड का वर्ग है, वो समूह। और हिंदी में 3 प्रकार, हाँ, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, 3 ही होते हैं, ठीक है, ये 3 नाम। इस तरह से ये इनके विषय में अध्ययन हो गया। ड्रग और अल्कोहल,
प्रश्न आता है, हाथ दुखने लगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट और है, बस 60 कर रहे हैं। ड्रग और अल्कोहल, ड्रग माने जानते हैं? चरस, चरस जी वही अफीम, नशीला चीज ना। कोकेन, हाँ, इंग्लिश, ये सारी चीजें ऐसे पदार्थ हैं जिनको इसी को हम ड्रग कहा जाता है। और एथिल अल्कोहल तो आप जानते सर हैं। जी एक ड्रग ऐसा भी होता है जो लोग इंजेक्शन में लेकर भी हाथ में लेते हैं ना। हाँ, वो भी ड्रग होता है। चम्मच में सर जी सुलेशन। हाँ, तो ये भी ड्रग में आते हैं। ये सारी चीजें जो है किसको प्रभावित करती है मालूम है? मेन तंत्रिका तंत्र किस अंग को प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र मेंडुलम को ही प्रभावित करता है। कोई भी ड्रग हो, ड्रग कई प्रकार के होते हैं, चाहे सुई देकर ड्रग पैदा कर लो, वही ना है, और चाहे शराब पीकर कर लो, चाहे अफीम पीकर कर लो, चाहे चरस पीकर कर लो, गांजा, चाहे गांजा पीकर, सिगरेट, कुकैन जिसे कहते हैं, कुकैन, निकोन, ये सब क्या यही नाम है ना, कुकैन या निकोन। ये अफीम तो इधर जल्दी मिलता है नहीं। तो ये तंत्रिकाएं तंत्र को हमारे प्रभावित करती है। और जब तंत्रिका तंत्र गड़बड़ होती है तब आदमी क्या करता है? आने हुए किसी को गाली देना, सोचने की क्षमता कम हो जाना, ठीक है ना, अनाप शनाप बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना। सर जी बहुत लोग लेते हैं तो गाली वाली नहीं देते हैं, लेकर सो जाते हैं। तो कब तक लेंगे? साल भर पिएंगे, सही रहेंगे, सो जाएंगे। लेकिन साल भर के बाद जब हमारी तंत्रिकाएं सारे शरीर की धीरे 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 दुबली हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, तंत्रिकाएं मस्तिष्क सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? अपनी बीवी बच्चे को मारना शुरू करेंगे। पड़ोस की तो दूर की बात है, नहीं देखते हैं गाँव में या शहरों में, देखिए रोड पर देखिए, जो ये तंत्रिका तंत्र को विकसित करते हैं, अल्कोहल, अफीम, शराब, आधी तो लोग अपने मन बढ़ाई से वही बात है। तो ये जब जो करते हैं तो करते करते स्थिति क्या आती है? अपने ही परिवार को उजाड़ना पहले शुरू करता है। कहने का मतलब यह है कि पहले चोर जो है, लड़का चोरी करने अपने घर से ही करता है। पहले माता का पैसा चुराता है, फिर उसके बाद पिता का चुराता है। अब पिता के चुराने के बाद धीरे धीरे तब आगे बढ़ता जाता है ना। तो वही प्रक्रिया हम कर रहे हैं कि इस तरह से ये कोकेन जो है हमारी तंत्रिका को पहले एक दिन पियेंगे तो कहेंगे बड़ा मजा आया, दूसरे दिन पियेंगे तो अरे यार तो आनंद आ गया, परसों उनके साथ चलेंगे, ठीक है, नरसों उनके साथ चलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये प्रक्रियाएं जो है होती रहती हैं। तो ये तंत्रिकाएं हमारी क्षति होती हैं। अब देखिए, ये तो रहा है आपकी तंत्रिका तंत्र। कुप्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं?